So I welcome you all to this beautiful session of chemistry, and today we will be revising atoms and molecules. This is chapter 3 of class 9. So let's dive into the concept. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो एटम है, भाई चैप्टर का नाम ही है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल। तो जो आपका चैप्टर है नेम एटम्स, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या हिस्ट्री है। तो यहाँ अगर आप देखो तो आपको ये पता चलेगा कि जो ये एटम है वो बेसिकली कॉइन किया था डेमोक्रेटस एंड ग्रीक फिलोसफर ने। ठीक है, अब इंडियंस और ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने कुछ ना कुछ 500 बीसी में अराउंड इनके बारे में कुछ कहा। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हम इंडियंस का ही लेते हैं, महर्षि कन्नड़। तो व्हाट वाज हिज कंसेप्ट? तो उन्होंने मैटर के लिए यूज़ किया एक संस्कृत का वर्ड जो है पदार्थ। ठीक है, सो व्हाट इज सेड, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यानी अगर मैं मैटर को डिवाइड करना शुरू करूँ, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, हमें छोटे से छोटा पार्टिकल मिलता जाएगा और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब हम उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उससे आगे तोड़ ही नहीं पाएंगे। और उन्होंने उस पार्टिकल का नाम दिया परमाणु। ठीक है, सो वी गो ऑन डिवाइडिंग पदार्थ, अ पार्टिकल विल कम विच वी कांट डिवाइड इट फर्दर, ही सेड दैट दिस इज परमाणु, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव द कंसेप्ट ऑफ एटम। अगर देखो तो हिस्ट्री में डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस, दोनों ग्रीक फिलोसफर से, साइंटिस्ट नहीं थे, दे वर फिलोसफर्स। सो व्हाट दे सेड, सेम चीज बोली, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। डेमोक्रेटस कॉल्ड these particles atoms, जिसका मतलब होता था इंडिविजिबल। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि डेमोक्रेटस ने कॉइन की थी वर्ड एटम, वो यहां से आया था। नाउ ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन, केवल थ्योरीज थी, फिलॉसफी थी, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था इसको वैलिडेट करने के लिए अंटिल 18th सेंचुरी तक। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हु कॉइंड द टर्म परमाणु? महर्षि कन्नड़, डेमोक्रेटस, ल्यूसिपस या हिमाल? यस, वेरी गुड, दोज हु हैव गिवन द आंसर ऑप्शन ए, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। महर्षि कन्नड़ इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइंड द टर्म एटम्स? महर्षि कन्नड़, डेमोक्रेटस, ल्यूसिपस और जॉन डाल्टन? वेरी गुड, इट इज नन अदर देन ऑप्शन बी, डेमोक्रेटस। ठीक, चलिए लेट्स डाइव इनटू सम अदर कंसेप्ट। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जब आए या एक्सपेरिमेंट हुए तो उसमें लॉज बनाए गए जो कि हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो इनमें जिसका कंट्रीब्यूशन था वो दो साइंटिस्ट थे, एंटोनी एल लैवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। सो दे लेड द फाउंडेशन, यस यू हर्ड इट राइट, फाउंडेशन बनाई उन्होंने केमिकल साइंस की जो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इन लॉज को पढ़ते हैं। तो पहला लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज दिस लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दो लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेट अस सी वन बाय वन। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है। यानी अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो उसका मास सेम होगा, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा इक्वल होता है
मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इस टेस्ट ट्यूब में देख रहे हो, आप एक फिगर में देख रहे हो, एक कॉनिकल फ्लास्क है, वी हैव अ टेस्ट ट्यूब हैंगिंग अराउंड। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने एक सोडियम सल्फेट लिया है और बेरियम क्लोराइड लिया है। ठीक है, जब इसने से रिएक्शन करवाई तो वाइट प्रेसिपिटेट बना है बेरियम सल्फेट का और NaCl। तो वो ये कहता है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन द टोटल मास रिमेन कंजर्व, वो चेंज नहीं होता। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने प्रैक्टिकल में भी किया था, जब आप लैब गए होंगे स्कूल की, तो वहां पे आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। राइट, सो लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। Yes, in a chemical reaction, mass of reactants equal to mass of product. Let us see the next law, which is law of constant proportion. Very important. वो क्या कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस, अगर मैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस की बात करूं, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, इसका मतलब क्या है समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पे वाटर है, ठीक, वाटर किससे बना है जी? सर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इसका रेशियो लूं, दैट इज 2/16, हमें पता है कि मास जो है हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इधर 2 एटम्स है तो 2 हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, है ना। तो इसको जब मैं रेशियो को सिंप्लीफाई करूंगा, आई कैन गेट इट 1:8। सो दिस इज द लॉ। व्हाट इज सेइंग दैट किसी कंपाउंड में, अगर मैं वाटर की बात करूं, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स्ड होता है, रेशियो बाय मास फिक्स्ड होता है। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। ये तो भी एग्जांपल हमने देखा कि अगर मैं वाटर की बात करूं तो उसका रेशियो होता है 1:8 बाय मास। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो कह रहा है 9 ग्राम मैंने वाटर लिया, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो 8 + 1 9, तो इसमें 9 ग्राम वाटर कैसे कैसे बना होगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन। राइट, लेट अस टेक अनदर अमोनिया, फॉर्मूला NH3, यानी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। तो इसमें जो रेशियो होता है वो होता है 14:3। देखो कैसे होता है, NH3, राइट। नाइट्रोजन 1 एटम है, 1 एटम का मास होता है 4, 14, हाइड्रोजन का 1 एटम का मास होता है 1, तो 3 एटम्स का हो गया 3। अब इससे आगे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकता, तो रेशियो आ गया 14:3। और टोटल अमोनिया कितना बना? 14 + 3 17। राइट, क्लियर। तो एग्जाम में ये भी आ जाता है कि आपको रेशियो बाय मास निकालने के लिए आ सकता है, रेशियो बाय मास। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे आफ्टर द थ्योरी। राइट, चलिए लेट अस टेक द इंटेक्स क्वेश्चन, रीड करते हैं। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ओके, 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ओके, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहे हो, क्या बना रहे हैं? 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइड। तो जो मैंने ब्लू से मार्क किया है दैट इज रिएक्टेंट, और जो मैंने येलो से मार्क किया है वो है प्रोडक्ट। अब इसे करेंगे कैसे? सो सबसे पहले मास ऑफ रिएक्टेंट लिख लेते हैं, 5.3 ग्राम, 6 ग्राम, ये कंबाइन कर रहे हैं। मास ऑफ द प्रोडक्ट लिख लेते हैं, विच आई एम राइटिंग विद ग्रीन, 2.2, राइट, 0.9, 8.2। अब जब आपने ऐड किया तो आपको क्या मिला? क्या मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई होता है
क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता ही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, चलिए लेट अस सॉल्व द इंटेक्स क्वेश्चन 2. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग इन अ रेशियो 1:8. अब यहाँ पे रेशियो दे दिया किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का. ठीक है, टू फॉर्म वाटर, वाटर बन रहा है भाई. व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, लेट मी चेंज माई कलर टू येलो. वो पूछा कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, कब, जब मैं 3 ग्राम हाइड्रोजन ले लूँगा. ठीक है जी, 3 ग्राम हाइड्रोजन लिया है उसने. तो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये. तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है ना. अब मैं अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम कर दूँ तो डेफिनेटली है कि ऑक्सीजन भी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, विच विल बी इक्वल टू 84 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. So we have option 8 gram, 8 by 3 gram, 24 and 16, and our answer is 24. I hope this is correct, right? तो इसको I hope you have understood कि भाई मेरे पे हाइड्रोजन था, मेरे पे ऑक्सीजन था और वो बना रहा था वाटर. ठीक है, अगर ये 1 ग्राम था और ये 8 ग्राम था तो 9 ग्राम वाटर बन रहा था. तो उसने ये कहा था कि अगर मैं 3 ग्राम हाइड्रोजन ले लूँ तो कितना ऑक्सीजन यूज़ होगा, कितना ऑक्सीजन यूज़ होगा. तो जिस प्रोपोर्शन में ये बढ़ा है उसी प्रोपोर्शन में ये इंक्रीज़ होगा. तो ये 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है तो इसको भी 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगे. और हम वाटर भी निकाल सकते थे कितना होगा. 24 + 3 इज 27 ग्राम. तो इस तरीके से हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पे यूज किया है. आई होप दिस इज क्लियर. तो 24 इज द करेक्ट आंसर. अब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो केमिस्ट्री में है दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. और ये मैं मानता हूँ कि ये माइलस्टोन है, इट इज अ माइलस्टोन इन केमिस्ट्री. तो ये इसने जो बनाई हमारे साइंटिस्ट ने, इन्होंने बेसिकली यूज़ किया था, एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को. इसके बेस पे इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी. तो अब हम इनके पॉस्टुलेट पढ़ेंगे. 6 पॉस्टुलेट है इसके. तो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर इट इज एन एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. द पॉस्टुलेट्स आर एज फॉलोज. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है, easy. Next, atom is indivisible. Indivisible मतलब उसे तोड़ा नहीं जा सकता. That means which cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. कहाँ से लिया इसने? Law of conservation of mass. Law of conservation of mass से. Let us see the next property. Atoms of a given element. अगर मैं given element की बात करूँ, जैसे एल्यूमिनियम है, तो उसके एटम्स आइडेंटिकल होंगे मास में. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो दिखाए हुए हैं ये सारे एटम्स जो है एल्यूमिनियम के, ये सिमिलर हैं. सिमिलर किस में? सिमिलर मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में. दे आर ऑल आइडेंटिकल, राइट. लेट अस सी द नेक्स्ट पोस्टुलेट दैट डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यानी जो उसके एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. सपोज ये है सोडियम के एटम, ठीक है जी, जिसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ. ये है मैग्नीशियम के एटम, जिसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ. तो अगर आप दोनों के कंपेयर करोगे तो ये डिफरेंट होंगे. पूछ सकते हैं डिफरेंट इन व्हाट सेंस? डिफरेंट इन मास, different in chemical properties, right? Let us move to the next, the fifth postulate that atoms combine. जब एटम कंबाइन होंगे तो उनका जो रेशियो होगा वो होल नंबर होगा. वो फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करेंगे कभी, होल नंबर में कंबाइन करेंगे. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखो, 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन. H2O में देखो, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. NH3 में देखो,
वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. SO4 में देखो, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ये रेशियो जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. ठीक है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट. द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. यानी अगर मैं वाटर की बात करूं तो हाइड्रोजन हमेशा डबल होगा दैट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है जी, क्लियर है. अब अगर हम लिमिटेशन की बात करें कि भाई ये जो डाल्टन ने थ्योरी दी, क्या इसमें कुछ कमी भी थी? हाँ सर, कमी थी. सबसे पहले जो ड्रॉबैक था वो यहां था. डाल्टन ये कह रहा था कि एटम को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, बट नाउ एटम इज divisible. Atom is divisible. First point. Atom is divisible. Second, Dalton is saying that atoms of same element are identical. Atoms of same element are identical. पर मेरे पे कार्बन ही 2 टाइप के हैं जिनके एटम्स डिफरेंट हैं, और इसको बोलते हैं आइसोटोप्स. That atoms of same element have different mass. तो सेम एलिमेंट होते हुए भी उनके मासेस डिफरेंट हैं. तो ये आज की तारीख में सही नहीं है. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट देखते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास. पर डिफरेंट एलिमेंट, जैसे मेरे पे एक आर्गन है, आर्गन, और एक है कैल्शियम, दोनों का मास जो है वो 40 है. दोनों का मास 40 है. ऑल्दो दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑल्दो दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स. कि भाई अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट के सेम मास होंगे तो वो आइसोबार होंगे. और यहीं पे डाल्टन का वायलेशन हो गया. तो 3 वायलेशन हमने देखे. पहला, एटम इज डिविजिबल. दूसरा, similar element can have different atoms. Different element can have similar atoms. Right? I hope this is clear. This is clear? Okay. Now let us solve some questions based on it. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? Law of conservation of mass क्या कहता है कि mass of the reactant equal to mass of the product. तो atom of different element have different masses in a chemical properties. Atoms are indivisible, which cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. The relative number, तो I think yes, you are absolutely correct when you are opting for B, that atom is indivisible, which cannot be created nor be destroyed. यही हमने पढ़ा था कि मास जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो चेंज हो सकता है, चेंज नहीं होता. राइट? ओके. नेक्स्ट, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन सा कह रहा है? सो लेट अस सी. What are the options? Different elements have different masses. All matter is made up of tiny particles. Relative number and kind of atoms are constant. And different atoms combine in a ratio of simple whole number ratio. So let us see. So this one, C1 is the correct answer, where we are saying relative number kind of atoms के constant होते हैं. तो वो यही कह रहा था कि किसी भी compound में ratio by mass fixed होता है. Right? Let us solve one numerical. Suppose you have 27 gram of water. What mass of hydrogen and oxygen is utilized? देखिए भाई, मेरे पे था हाइड्रोजन जो कंबाइन कर रहा था ऑक्सीजन से, और क्या बना रहा था? वाटर बना रहा था. ठीक है. ये 9 ग्राम, मुझे पता है ये 1:8 का रेशो होता है. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद 8 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्मिंग 9 ग्राम ऑफ वाटर. वो कह रहा है मुझे वाटर कितना चाहिए सर? 27 ग्राम चाहिए. कितना इंक्रीज किया?
3 टाइम्स, तो भाई इसको भी कर दो, इसको भी इंक्रीज कर दो, और ये चेक करो कि अब क्या 3 + 24 27 आ रहा है। यस, आ रहा है। सो यू कैन सी योर आंसर over here. Option D is the correct answer. ठीक है, फिर से बता रहा हूं आपको, हाइड्रोजन 1 ग्राम, ये सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट यूज हुए हैं इसमें इसका रेशियो निकालो, जो कि हमारा आ रहा है 1:8। तो ये 1:8 क्या बता रहा है कि 1 ग्राम जो हमारा हाइड्रोजन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करके 9 ग्राम वाटर बना रहा है। अब उसने कहा कि मुझे 27 ग्राम वाटर बना रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गई, कितना रेशियो इंक्रीज किया? 3 टाइम्स इंक्रीज किया है। तो फिर इसको भी 3 टाइम्स कर दो और इसको भी 3 टाइम्स कर दो, और अपना आंसर आ गया डी। राइट, क्लियर? लेट अस सॉल्व वन मोर। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, रिएक्ट विद सम ऑक्सीजन टू मेक 36 ग्राम ऑफ वाटर। सेम वाटर लिया है मैंने, आई एम राइटिंग द बेसिक। हाइड्रोजन सबसे पहले लिखेंगे ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। रेशियो लिख लेते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 8 ग्राम ऑक्सीजन गिविंग 9 ग्राम वाटर। ठीक है जी। अब इसने कहा कि हाउ मच वाटर आई नीड, 36 ग्राम। ठीक है जी। हाउ मच ऑक्सीजन हैज बीन यूज इन दिस, सिर्फ ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो 9 टाइम्स 4, 4 टाइम्स, अगर 9 को 4 टाइम्स करूंगा तो 36 हो जाएगा, 8 4 सा हो जाएगा 32, है ना, और ये हो जाएगा 4 ग्राम। चूंकि इसमें ऑक्सीजन ही पूछी है, सो अवर आंसर विल बी 32 ग्राम। आप इसको ऐड करके देख लो, 32 + 4 is 36, so our answer is correct. So how much oxygen is used? It is 32 ग्राम। Let's move to the next. अब यहां पे उसने क्या कहा कि मेरे पे 34 ग्राम अमोनिया है। लिख लेते हैं भाई अमोनिया, NH3 रेशो 14:3। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो नाइट्रोजन 14 ग्राम कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से 3 ग्राम, और क्या बना रहा है, NH3। ऑक्सीजन से नहीं, हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, और क्या बना रहा है, NH3। सो अमोनिया में क्या है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइनिंग विद 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना बन गया, 17 ग्राम बन गया। अब इसने कहा 34 ग्राम चाहिए मुझे, 34 ग्राम अमोनिया। कितना कितना मास होना चाहिए नाइट्रोजन का, भाई ये कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स, तो भाई इसे भी 2 टाइम्स कर दो, 6 ग्राम। इसको भी 2 टाइम्स कर दो, 28 ग्राम। चेक कर लो, आ रहा है सर, तो आपको पता चल गया कौन सा आंसर है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज स्टेप 1? सबसे पहले रेशियो निकालो, स्टेटमेंट लिखो, प्रोपोर्शन देख लो कितना इंक्रीज हुआ, एंड यू विल गेट योर आंसर। दिस इज इजी वन, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सैंपल ऑफ अमोनिया, अगर दोबारा अमोनिया लिया इन्होंने, चलिए इस वाले को रहने देते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Okay. In a chemical reaction, the sum of the masses of the reactant and product remain unchanged because of the conservation of mass. Yes, you are absolutely correct. तो एटम्स हमने क्या देखा था भाई, एटम्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट, ओके, एंड वी कांट डिवाइड इट फर्दर। तो जैसे हमारे घरों में ब्रिक्स है, वैसी एटम है। अब हमारे पे अगर ये पेपर है, और पेपर की थिकनेस अगर मैं जानना चाहूँ, पता है आपको एटम जो है उसका साइज़ क्या होता है? उसका साइज़
मैं मीटर में तो नाप ही नहीं सकता, क्योंकि मीटर एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, नैनोमीटर में नापूंगा। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। सो इफ atoms are so small, why my chemistry teacher is teaching me about them? This is because our entire world is made up of atom. सारी दुनिया, हम खुद सब एटम से मिलकर बने हैं। ओके, पर वो देख नहीं सकते। तो डाल्टन ने कहा कि जो एलिमेंट है उनको कैसे पहचानेंगे, लिखेंगे कैसे, तो उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए। ठीक है, जिसमें सर्कल यूज किया था उन्होंने और बीच में कुछ सी या लाइंस ड्रॉ की थी, पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। फिर एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने सजेस्ट किया कि वाई डोंट वी टेक अल्फ़ाबेट्स, एलिमेंट का नाम अल्फ़ाबेट के बेस पे दे देते हैं। तो ही सजेस्टेड कि सबसे पहला लेटर जो है वो कैप्स ले लेंगे और बाद वाला स्मॉल ले लेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं सिंबल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन यहाँ दिया हुआ है, तो सी हमने उठाया, क्लोरीन का सी कैपिटल, और एल जो था वो हमने स्मॉल लिख दिया। सेम गोज विद जेड, जिंक। ठीक है, और एन ले लिया। राइट। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का सिंबल एस आर होता है जैसे। राइट। अब जो एटॉमिक सिंबल हैं वो हमने केवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से नहीं उठाए, जर्मन से भी उठाए, ग्रीक से भी उठाए। जैसे आयरन भाई आई से शुरू हो रहा है, पर उसका सिंबल है एफ ई, एफ ई इज द सिंबल। तो पॉइंट ये क्या चक्कर है, क्योंकि ये लैटिन जो जिस वर्ड से उठाया गया उसका नाम था फेरम। आप देखिए एफ ई। सोडियम एस से नहीं है, ये लैटिन वर्ड नेट्रियम से उठाया गया, फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए। ऐसी पोटेशियम पी से नहीं है, केलियम से उठाया गया। तो कुछ सिंबल्स एलिमेंट के हमने उसके लैटिन वर्ड से भी डिराइव किए। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि इनके लैटिन वर्ड्स कौन कौन से हैं। फिर ये कुछ सिंबल्स थे जो ब्राजीलियस ने बताए थे। दिस इज गिवन इन द बुक, यू कैन जस्ट लर्न देम। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कांसेप्ट नाउ। अब एटम अगर इतना छोटा है तो भाई उसका मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग यूनिट निकाली जिसको बोलते हैं AMU। AMU। अब IUPAC जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, उसने कहा कि AMU को अब यू से बोलना, यू मतलब यूनिफाइड मास, तो AMU भी हट गया, अब बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो पॉइंट ये कि एटॉमिक मास होता क्या है। 1961 में यूनिवर्सली यानी पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया कि हम कार्बन 12 का जो आइसोटोप है, क्योंकि कार्बन के 2 फॉर्म है, कार्बन 12, कार्बन 14, तो कार्बन 12 वाला जो है उसको हम अपना स्टैंडर्ड मानते हैं। और 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है जी, वो कहता है 1 एटॉमिक मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये एब्सोल्यूट मास नहीं है, रिलेटिव मास है। ठीक है, ये रिलेटिव मास है कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर ये मैं पूरा ये जो पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा मान लेता हूँ, पिज़्ज़ा बेस, अगर इसके मैं 12 इक्वल पार्ट्स कर दूँ और ये जो 12th पार्ट है इसको ले लूँ, है ना, तो ये मेरा क्या पार्ट कहलाएगा, 1/12 पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा। या अगर ये कार्बन होता तो 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक, इसको इस तरीके से समझिए। सपोज मैं फ्रूट सेल कर रहा हूँ, मुझे फ्रूट्स जो है वो मेजर करने हैं। मेरे पे वाटरमेलन है जिसको मैंने काटा और 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अब ये जो एक पार्ट है जिसको मैं कह रहा हूँ 1/12 पार्ट ऑफ वाटरमेलन, अब मैं इस एक पार्ट से हर एक को कंपेयर कर रहा हूँ कि सर ये 2 टाइम्स है, इक्वल 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 12 जो है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एक मेरा स्टैंडर्ड। जैसे मैं कहता हूँ कैल्शियम जो है जिसका मास है 40U, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 एटम ऑफ कैल्शियम जो है वो 40 टाइम्स हैवियर है, किससे, इससे। सपोज एक तरफ आप ये रखो,
एक तरफ कैल्शियम रखो, तो ऐसे मुझे 40 रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 40 टाइम्स हैवियर है 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो अगर मैं इससे तो मैं एलिमेंट नाप रहा हूँ, मैं कंपाउंड को नापने लगूँ H2O, तो भाई ये रिलेटिव मॉलिकुलर मास हो जाएगा। तो ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो वेन एवर आई एम कंपेयरिंग विद 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, किससे कंपेयर करूंगा? 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो अगर मैं एटम को कंपेयर कर रहा हूँ तो वो एटॉमिक मास, अगर मैं कंपाउंड को कंपेयर कर रहा हूँ तो वो मॉलिकुलर मास। अब हमारी बुक में कुछ मॉलिकुलर मास गिवन है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। एक दो और लिख लो, आयरन 46 नहीं है, 56 है, और इतना काफ़ी है शायद। सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स नाउ। 1U या 1AMU किसके इक्वल होता है, या क्या मतलब होता है इसका? वेदर इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ ऑक्सीजन 16, या मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। Yes, you are absolutely correct when you are going with A. Absolutely correct. Let us see the next one. Chemical symbol for nitrogen gas. नाइट्रोजन नहीं है, क्या है? नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, तो नाइट्रोजन हमेशा किस फॉर्म में मिलती है? N2 की फॉर्म में, ठीक है, N2 फॉर्म। सो आंसर इज बी। केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस, अभी हमने देखा नाइट्रोजन। केमिकल सिंबल फॉर सोडियम, अब देखो एस से नहीं है क्योंकि लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो आंसर इज सी। विच ऑफ द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट? सिल्वर Si, सोडियम So, पोटेशियम P, या सल्फर S? तो भाई सिल्वर, सिल्वर का क्या सिंबल है? व्हाट इज द सिंबल फॉर सिल्वर? सिंबल ऑफ सिल्वर इज Ag, sodium is Na, potassium is K, and sulfur is OK. So option D is the correct answer. Identify the correct symbol for gold, और gold हमने किससे निकाला? ऑरम से, ये याद रखना। ऑरम is a Latin word, तो it is symbol is a U. Let us move to the next. The name of sodium is derived from natrium, natrium, kalium, soda water. तो स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, तभी हम इसे कर पाएंगे। Natrium is the correct answer. Let's move to the next. Who suggested that the symbol of elements is made from 1 or 2 letters of the name of the element? So it is none other than Berzelius. The relative atomic mass of all elements have been found with respect to atom. अब ये जो रिलेटिव मास है एलिमेंट का, वो हमने किसके रेस्पेक्ट पे निकाला था? कार्बन 12 के, कार्बन 13 के, कार्बन 14 के, ऑक्सीजन 16 के, किसके रेस्पेक्ट निकाला था? यस, यू आर राइट, कार्बन 12, कार्बन 12। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मॉलिक्यूल। तो हमने ये देखा कि भाई जब एटम को हम डिवाइड कर रहे थे छोटे छोटे पार्टिकल में, तो कभी कभी एटम अकेला मिल जाता था, कभी एटम नहीं मिल पाता था। तो मॉलिक्यूल एक नया वर्ड निकल के आया। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, क्योंकि एटम कोई एक फिक्स तो था नहीं, मैं बता नहीं पा रहा था कि भाई एटम फिक्स मतलब एटम इंडिपेंडेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे हीलियम मुझे अकेला मिल रहा था, पर अगर मैं हाइड्रोजन को ढूंढ रहा था तो हाइड्रोजन मुझे अकेला नहीं मिल रहा था, डबल मिल रहा था। कैल्शियम मुझे अकेला मिल रहा था, और ऑक्सीजन मुझे टू। तो उन्होंने कहा कि भाई नई वर्ड बनाओ, मॉलिक्यूल लिखते हैं। तो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? ध्यान से सुनना, एलिमेंट का या कंपाउंड का, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं पहले, यानी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कौन है? जो कि सिमिलर काइंड ऑफ एटम से बना है। देखो इसके रेड जो कलर है, तो ये शो कर रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन कर रहा है।
और ये वाटर के केस में ओ और एच का कलर डिफरेंट है, ये चीज शो कर रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आई एम टेलिंग यू अगेन, it is made up of similar kind of atoms, whereas molecule of compound is made up of different kind of atoms. ठीक है. So the molecule of element are constituted by same type of atoms जो मैंने आपको बताया, आर्गन, हीलियम एटसेट्रा. वन एटम. ठीक है. अगर वन एटम होगा तो मोनो एटम है. नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम, जैसे O2, Cl2, N2, H2. तो इसमें दो है तो ये मोनो डायटॉमिक हो जाएगा. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ट्राइएटॉमिक भी हो सकता है, जैसे ओजोन. ठीक है. यहीं पे एटॉमिसिटी भी देख लेते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं. जैसे आप देखिए ये SO4 है मेरा, तो एक S 4O, टोटल एटॉमिसिटी होगी 5. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. तो कंपाउंड में अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो जाएगा. ठीक है. लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड. अभी हमने देखा वन मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे वो उसकी एटॉमिसिटी होगा. एटॉमिसिटी इज द करेक्ट. Atomicity of H2SO4 कैलकुलेट करिए. हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन H2SO4. सो H2SO4 में हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, एटोमिसिटी इज 7. द मॉलिक्यूल हैविंग द एटोमिसिटी ऑफ 4. अब उल्टा पूछ रहा है, 4 किसकी है. 4 किसकी है. P4 याद रखिएगा, P4. नेक्स्ट, मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट सच एज आर्गन एंड हीलियम आर. ये मोनो एटॉमिक है, अकेला मिलता है मुझे. मोनो एटॉमिक. मोनो एटॉमिक, राइट. दे आर मोनो एटॉमिक. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व सब न्यूमेरिकल्स. ठीक है. यहां तक हमारी थ्योरी पूरी हो गई है. अब यहां से हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स लेते हैं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया उनको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. चलिए, तो पहला टाइप ऑफ न्यूमेरिकल किस टाइप का हो सकता है. वो आपसे पूछ सकता है रेशियो बाय मास निकालो. रेशियो बाय मास कैसे. एग्जांपल, सपोज उसे देगा H2O है, H और O का रेशियो बाय मास निकालो. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने देखा हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ मास आपको याद होना चाहिए कि 2 एटम है और एक एटम का मास होता है 1, और ऑक्सीजन का 1 एटम है और मास होता है 16. सो द रेशियो इज 2:16. और इसको सिंप्लीफाई करूँगा अगर 1:8. राइट. लेट अस सॉल्व अनदर. सपोज मेरे पे अब CO2 है, कार्बन 1 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम. तो 1 एटम ऑफ कार्बन है, कार्बन का मास 12 है, अपॉन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, मास 16 है. सो यू विल गेट 12 अपॉन 32. 4 से डिवाइड करूँ तो 4 3 जा 12, 8. क्या रेशियो आ गया. 3:8 कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है. ठीक है. तो रेशियो में निकालना सीख गया. कुछ क्वेश्चंस प्रोपोर्शन में बनेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे. जैसे हमने क्वेश्चंस करे भी थे, जैसे मेरे को वाटर दिया हुआ है सपोज, या H2O2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो सबसे पहले मैं इसका रेशियो निकालूंगा. व्हाट इज द रेशियो. तो आपको 2 एटम्स 1 मास, 2 एटम्स 16 मास, 2:32. सिंप्लीफाई करा तो 1:16. पहला स्टेप तो रेशियो निकाल लिया. यानी ये क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और बना रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से और बन रहा है 17 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, राइट। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा डायरेक्ट कि भाई अगर मैं 34 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाना चाहता हूँ तो मुझे कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो आप क्या देखेंगे कि सर ये 17 ग्राम था और इसको मैंने क्या किया, डबल कर दिया। तो उसी प्रोपोर्शन में हम ऑक्सीजन को भी डबल कर देते हैं। सो ऑक्सीजन कितना बन यूज हुआ 32, और उसी प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन को भी कर देते हैं। चेक कर लो, 32 + 2 = 34, राइट। ये क्वेश्चन एक और तरीके से बन सकता है, कैसे कि भाई अगर मैं ये 4 ग्राम ले लूं और ये 16 ग्राम ही हो तो कितना बनेगा सर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन तो मैंने यहां पे 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, पर क्या मैंने ऑक्सीजन इंक्रीज किया? नो सर, ऑक्सीजन तो इंक्रीज ही नहीं किया, है ना। तो फिर कितना यूज होगा, 16 ग्राम में कितना यूज हो रहा था हाइड्रोजन? 1 ग्राम हो रहा था सर। तो 16 + 1 = 17। बाकी हाइड्रोजन का क्या हुआ? बाकी हाइड्रोजन का क्या हुआ? तो 3 ग्राम हाइड्रोजन इज स्टिल अनयूज्ड, राइट, क्लियर। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि कितना अनयूज रह गया, कितना ये बना। नेक्स्ट आता है हमारा, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को उसने कहा कि आप पे है CO2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। कैसे निकालेंगे जी? 1 एटम ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास से, जो हमें याद करना है 12, प्लस ओवर हियर वी हैव 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और वहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16। सो 12 + 32 = 44 U, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना आ गया। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। इसका मतलब क्या बता रहा है 44 U का, कि दिस CO2 इज 44 टाइम्स हैवियर विद रेस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अब मैंने कहा सर मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल के बताओ कि इस कंपाउंड में कितने परसेंट कार्बन यूज हुआ। तो यहाँ पे कितना मास था कार्बन का? 12। कंपाउंड का क्या मास है? 44। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? × 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? आपको मिल जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, आप इसे सॉल्व करिए और मैच करिए, यही आ रहा है आपका 27.27%। इसी तरीके से वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी पूछ सकता था। तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन यूज हुई थी? 32 ग्राम। कितने में? 44 ग्राम में, × 100। तो 32 जब आप सॉल्व करोगे इसे, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 72.72%। तो यहां हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट उस कंपाउंड में उस एलिमेंट की कितनी होगी। तो यहां फॉर्मूला लिख लो, कैसे निकलती है? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। टू 200। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी क्या होता है भाई? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसमें? मॉलिक्यूल में। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अगर मैं लूं O2, इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 2। O3, इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 3। कितने एटम्स है? 3। H2, कितनी एटॉमिसिटी है? 2। अब मैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करूं, H2O, 2 + 1 3। KMnO4, 1 + 1 + 4 6। ठीक है, तो अगर एटॉमिसिटी जो है 1 है तो ये मोनो एटॉमिक हो जाता है। 2 है किसी की डायटॉमिक, 3 है ट्राइएटॉमिक, और 3 से ज़्यादा है तो पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। ठीक है, अब यहां पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बेस पे अगर मैं बताऊं तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ओके, तो ये कुछ है। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो 20 तक आपसे एक्सपेक्टेड है। इसे इसके आगे जो नंबर है कि कौन से सीक्वेंस पे आ रहा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई 20 पे कौन है, तो आपको कैल्शियम है सर। तो मैं आपसे पूछूं सर बोरॉन का क्या है? 5 है जी। क्या एटॉमिक नंबर बोलते हैं सर? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या था। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, देखो आप कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। सबसे पहले सेट, जो भी आप सेट कर रहे हो लिख दो। फिर सेक्शन आपका जो है, सपोज मैं सेक्शन ए कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेक्शन ए में आप जैसे क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन वन में डायरेक्ट आंसर मत लिखो, उसमें लिखो जैसे सपोज मेरा था, कोई भी ऑप्शन हो सकता है ABCD, तो जो भी आपका ऑप्शन है वो लिख दो ए और उसका आंसर। जैसे क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 1 में ए ऑप्शन है, उसका आंसर मैं लिख रहा हूँ एटम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। अब जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे जो है आप रफ वर्क शो करो इफ यू आर डूइंग एनी कैलकुलेशन। ठीक है, और थोड़ा सा ये स्पेस दीजिए, और जो भी यहाँ पे मार्जिन बना के रखनी है आपको, यहाँ पे मार्जिन बना के रखेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट रियली वेल, सो बेस्ट ऑफ लक and give your best shot. Bye bye, take care, keep learning, keep smiling, and don't forget to subscribe my channel. Bye.